हेलो गाइस, मैं कुमार गौरव गैनीमीट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं 22 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी सिलसिलेवार ढंग से व्याख्या करने जा रहा हूं। और चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया कि अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है। आप लोग जानते होंगे कि जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस में प्राप्त है? आर्टिकल नंबर 72 में। ठीक है। और कल एक दिन मैं बताया था आपको कि अगर सेंटर का कोई आर्टिकल है, अगर कोई केंद्र का आर्टिकल है और वो 100 से कम है और हम अगर राज्य के आर्टिकल में जाना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो भी आर्टिकल है उसमें +89 कर देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर सेंटर में राष्ट्रपति होते हैं, उसी तरह से राज्य में अपने राज्यपाल होते हैं। तो अगर हमको राष्ट्रपति से राज्यपाल की ओर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? 72 + 89 करेंगे तो हमारा आर्टिकल नंबर कितना आ जाएगा? 161। ठीक है गाइस। तो अगर आपको केंद्र सरकार के अनुच्छेद मालूम है तो राज्य सरकार के अनुच्छेद आपको आसानी से मालूम हो सकते हैं। जैसे देखिए, इसके 2 ट्रिक हैं। अगर केंद्र सरकार का आर्टिकल, अगर केंद्र सरकार का अनुच्छेद 100 से कम है तो राज्य सरकार में जाने के लिए, राज्य सरकार के अनुच्छेद में जाने के लिए +89 करते हैं। अगर 100 से ज़्यादा है तो राज्य सरकार के अनुच्छेद में जाने के लिए +90 करते हैं। ठीक है। अगर इसका एक ही अपवाद है, राष्ट्रपति, जैसे आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 होता है, तो 52 तो 100 से कम है तो इसमें 89 जोड़ना चाहिए, लेकिन इसका अपवाद है, इसमें 101 जोड़ना पड़ता है तो 153, यानी राज्यपाल की इस आर्टिकल में हो जाएगा 153। लेकिन ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति किसे प्राप्त है, ये तो आप जान ही गए। इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। और अगर आपको राष्ट्रपति का आर्टिकल मालूम है क्षमादान वाला, 72 आर्टिकल 72 होता है, तो राज्यपाल का क्षमादान वाला आर्टिकल हो जाएगा 72 + 89 161। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, गिरीश कर्नाड को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला? देखिए, ये जो गिरीश कर्नाड है, ये जो गिरीश कर्नाड है, ये कन्नड़ फिल्म में कन्नड़ अभिनेता थे। ठीक है गाइस, कन्नड़ अभिनेता थे। और इनको जो पद्मश्री मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, 1974 में मिला था। और पद्म विभूषण, पद्म भूषण अवार्ड मिला है 1992 में। ठीक है गाइस। ये इनके बारे में क्यों पूछा गया? क्योंकि इनकी मृत्यु 2019 में हुई है, तो ये करंट का मैटर बन गया, इसलिए इनके बारे में पूछा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किन संस्थाओं का उदय हुआ? देखिए, आप लोग जानते ही हैं कि जो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, और इसमें 2 संस्थाएं निकल कर आई थी। पहला था वर्ल्ड बैंक और दूसरा था IMF। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है इस समय? डेविड मालपास। डेविड मालपास, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और IMF के हेड कौन है? क्रिस्टलीना जार्जीवा। और पूर्व IMF चीफ कौन थी? वो भी थी क्रिस्टलीना लगार्डे। ये फ्रांस से थी। ओके गाइस, तो ये भी पूछा जा चुका है कि पूर्व IMF चीफ कौन थी, तो ये हो जाएगा क्रिस्टलीना लगार्डे। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि IMF में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा 190। और लास्ट में कौन जुड़ा? तो लास्ट में जुड़ा है, आप बताइए लास्ट में कौन सा कंट्री जुड़ा है? ठीक है गाइस, चलिए मैं यही बता देता हूँ, लास्ट में जुड़ा था एंडोरा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया। क्वेश्चन था, गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई? देखिए,
इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। पहले बात तो गांधी जी की दांडी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चली। देखिए साबरमती से स्टार्ट हुई थी, साबरमती से स्टार्ट हुई और ख़त्म कहाँ पे जाके हुई, दांडी में। दांडी पर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। और दांडी कहाँ पे है, नवसारी जिला गुजरात का। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि दांडी किस जिले में है, तो नवसारी जिले में है। और कौन सा राज्य है, गुजरात। अब देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा साबरमती से कितने तारीख को चालू की थी, 12 मार्च 1930 से, और ख़त्म कब हुआ, 6 अप्रैल 1930। तो आप लोग जोड़ सकते हैं कितना दिन हो गया, लगभग 24 दिन। तो 24 दिनों की ये दांडी यात्रा थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई, तो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। ओके गाइज, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है। देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी जो पिछले साल 2019 में आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आरपीएफ कांस्टेबल वाले पेपर में पूछा गया ग्रेट गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है गाइज, ग्रेट सैंडी डेजर्ट। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ कांस्टेबल में। तो ग्रेट गिब्सन डेजर्ट का आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और जितने भी हैं, सिम्पसन का भी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और सैंडी का भी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया एनटीपीसी में कि पैटागोनिया का मरुस्थल, पैटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है, तो ये अवस्थित है अर्जेंटीना में। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया। देखिए, करो और मरो का नारा किसने दिया और कब दिया और किसने क्वाइन किया। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों का मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए पहली बात, क्वेश्चन पूछा गया है करो या मरो का नारा कब दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942। किसके द्वारा दिया गया, MK गांधी, यानी महात्मा गांधी। ठीक है। और एक क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में पूछा गया था कि करो या मरो का नारा किसने लिखा, तो करो या मरो का नारा लिखा है मेहर अली ने। ठीक है गाइस, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, करो और मरो का नारा मेहर अली ने लिखा है, मेहर अली। चलिए आप लोग को एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो करो या मरो का नारा है ये किस आंदोलन में दिया गया था, आप लोग बताइएगा। ठीक है गाइस, चलिए मैं ही बता देता हूँ। वो नारा दिया गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सामूहिक रूप से जिम्मेदारी किसके प्रति होता है। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है सामूहिक रूप से और एक होता है व्यक्तिगत रूप से। और यही सेंटर पे भी लागू, ये तो हो गया राज्य का। ठीक है। और अगर आपसे पूछ दे केंद्र का, जो केंद्र की मंत्रिपरिषद है उसका सामूहिक रूप से जिम्मेदारी किसके प्रति होता है और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदारी किसके प्रति होती है। देखिए अगर पहले केंद्र का समझते हैं, अगर केंद्र का समझ जाएंगे आप लोग तो राज्य का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए केंद्र के जो MP होते हैं उनका जो मंत्रिपरिषद होता है, पहली बात मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो केंद्र में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उनका सामूहिक रूप से जिम्मेदारी तो लोकसभा के प्रति होता है। ठीक है। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछ दे तो राष्ट्रपति के प्रति होता है। उसी तरीके से अगर राज्य में पूछ दे तो सामूहिक रूप से उनकी जिम्मेदारी किसके प्रति हो जाएगी, विधानसभा। और अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदारी हो जाएगी, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की, तो उसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल।
ठीक है गाइस। तो अगर आप केंद्र का समझ जाएंगे तो राज्य का आसाम से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2017 में किस पंचवर्षीय योजना का समापन हुआ। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। वो कब से कब तक थी? 2012 से 2017। ठीक है, और इसका समापन पहले ही हो गया। देखिए कैसे हुआ, मैं बताता हूँ। 15 अगस्त 2014 यह वह दिन है जब प्रधानमंत्री पहली बार लाल किले की प्राची से संबोधन दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब हम लोग जो योजना आयोग है इसकी जगह नीति आयोग को लाएंगे। ठीक है गाइस। और योजना आयोग कब टर्मिनेट हो गया? 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नया आयोग बना जिसका नाम था नीति आयोग। ठीक है गाइस। और इसके वर्तमान में अगर पूछ दिया जाए अध्यक्ष कौन है, तो वो तो प्रधानमंत्री ही होते हैं, तो वो हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए नीति आयोग के कौन है, तो वो हो जाएंगे राजीव कुमार। चलिए मैं नीति आयोग से और क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए पहली बात कि पहले पंचवर्षीय योजना के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद नीति आयोग के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो पंचवर्षीय योजना है वो कौन बनाता था? योजना आयोग। ठीक है, और योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। ठीक है गाइस। और नीति आयोग जो बना है, नीति आयोग कब बना? 1 जनवरी 2015 को। और अगर पूछ दे कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, यह भी क्वेश्चन पूछा गया गाइस। प्रथम उपाध्यक्ष तो ये हो जाएंगे अरविंद पंगारिया। ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा गया, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा बांसुरी। लेकिन मैं इसका एक ट्रिक बताता हूं। देखिए एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, जिससे बांसुरी के जितने भी बांसुरी वादक हैं सभी लोगों का नाम एक ही में इंक्लूड हो जाएगा। देखिए इसका ट्रिक होता है, हरि ने ऐसी बांसुरी बजाई कि पन्ना लाल झूम उठे। ठीक है गाइस। तो देखिए हरि से हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी से ये आपको यहीं से मालूम चल जाएगा कि ये बांसुरी वादक हैं। ये तो ट्रिक में ही इंक्लूड हो गया कि बांसुरी के वादक हैं। और यहाँ से पन्ना लाल से हो जाएगा पन्ना लाल घोष। ठीक है गाइस। इन लोगों का नाम बहुत बार पूछा जाता है। पन्ना लाल घोष हो गए। और झूम से हो गया रोनू मजूमदार। ठीक है गाइस। तो 3 बांसुरी वादक हमेशा याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया, ये भी क्वेश्चन पूछा ही गया। पन्ना लाल घोष को भी पूछा गया एसएससी सीजीएल में। और रोनू मजूमदार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बांसुरी वादक हैं। ठीक है गाइस। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे मिला? देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते ही होंगे, बेन स्टोक्स। लेकिन इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला? मैन ऑफ द सीरीज कौन पाया वर्ल्ड कप में? तो वो थे केन विलियमसन। ठीक है गाइस। और सर्वाधिक रन किसने बनाया? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। सर्वाधिक रन वर्ल्ड कप में किसने बनाया था 2019 के? वो हो जाएगा, सर्वाधिक रन किसने बनाया? वो हो जाएंगे रोहित शर्मा। ठीक है गाइस।
अगर पूछ दिया जाए सर्वाधिक विकेट किसने लिया, सर्वाधिक विकेट किसने लिया, तो उसका आंसर हो जाएगा मिशेल स्टार्क। सर्वाधिक विकेट किसने लिया गाइस? मिशेल स्टार्क। तो ये सभी क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि किस तरह के क्वेश्चन। देखिए 2019 का करंट पूछा गया, तो आप लोग दो साल का तो कम से कम करंट पर ध्यान रखे ही रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कौन सी नहीं है। देखिए सह्याद्री तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी भी पश्चिमी घाट में आती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी आती हैं, लेकिन ये जो महेंद्रगिरी ऑप्शन में दिया था ये होता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए मैं सबके बारे में डिटेल से बता देता हूँ। जो पश्चिमी घाट होता है, पश्चिमी घाट होता है, इसका दूसरा नाम ही सह्याद्री है, ठीक है गाइज। और जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो हो जाती है डोडा बेटा, डोडा बेटा, ठीक है गाइज। और पूछा गया कि अन्नामलाई की पहाड़ी जो है, जो अन्नामलाई की पहाड़ी है, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, इसकी सर्वोत्तम चोटी कौन है, इसकी सर्वोत्तम चोटी है, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, ठीक है गाइज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया। देखिए आशा का फुल फॉर्म पूछा गया। आप लोगों ने NRHM तो जानते ही होंगे। देखिए पहले यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से सब समझ में आ जाएगा। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, हेल्थ मिशन। और ये कब आया था, ये 2005 में आया था कि जो गांव के जो गरीब महिलाएं हैं उनका स्वास्थ्य पर कैसे ध्यान रखा जाए, तो इसके तहत आशा वर्करों का गठन किया गया। देखिए आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट मतलब होता है जो लोग पार्टिसिपेंट होते हैं, जो लोग इस काम को करते हैं। तो जो आशा वर्कर होती हैं वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो 2005 में लागू हुआ, उसके द्वारा इनकी नियुक्ति की गई। और इनका मेन उद्देश्य था, इनका जो मेन उद्देश्य था आशा वर्करों का, कि जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य का संरक्षण करना, ठीक है गाइस। तो ये था इसका उद्देश्य। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन है बार का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए बार से तो बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहली बात मैं इसके बारे में पूरी पहले आंसर ही बता देता हूँ, बाद में इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। बार का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है गाइस। देखिए जो बार की स्थापना कब हुई थी, 3 जनवरी 1954 को, ठीक है गाइस। और इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। देखिए गाइस अब सुनिए, जब इसकी संस्थापना हुई तो इसका नाम क्या था। भाभा का तो नाम भाभा उस समय नहीं पड़ा था, जब स्थापना हुई थी तो उसका नाम AEET था। इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक, ठीक है गाइस, इसका फुल फॉर्म है एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रॉम्बे, इसका फुल फॉर्म था। देखिए जब भाभा 1954 में बना था तो इस नाम से बना था, AEET के नाम से। जब 3 जनवरी 1954 को भाभा की स्थापना हुई, यानी बार की स्थापना हुई, तो वो
AEET के नाम से बना था, जिसका फुल फॉर्म था एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ट्रम्बे। तो इसका नाम बार्क कैसे पड़ गया? तो देखिए 1966 में होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु के बाद 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार ने होमी जहांगीर भाभा को श्रद्धांजलि देते हुए इसका नाम AEET से बार्क कर दिया, ठीक है गाइज। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका नाम बार्क कब पड़ा, तो इसका नाम बार्क पड़ा है 1967 में। तो ये सभी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जनवरी 2021 में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन बने। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा, और ये IIT कानपुर के ग्रेजुएट हैं, ठीक है गाइज। और इसके पहले कौन थे? BK यादव, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ ले कि रेलवे बोर्ड के प्रथम CEO कौन थे, तो ये हो जाएंगे BK यादव। और द्वितीय CEO कौन थे? सेकंड CEO बने हैं सुनीत शर्मा। और ये चेयरमैन भी हैं और CEO भी हैं। और ये भी BK यादव प्रथम CEO थे और चेयरमैन थे। इनके पहले सुनीत शर्मा के पहले BK यादव ही CEO और चेयरमैन थे, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया WTO में वर्तमान कुल कितने सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 164। और यह भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि WTO का लास्ट मेंबर कौन था, तो इसका लास्ट मेंबर अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान, ठीक है गाइस। चलिए इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूं। जो WTO की स्थापना पूछा गया था एक बार कि कब हुई थी, तो WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, जेनेवा। और जेनेवा देखिए G से होता है जेनेवा। ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और इसके पूर्व अध्यक्ष कौन थे? इसके पूर्व अध्यक्ष थे रॉबर्ट एजेवेडो, रॉबर्ट एजेवेडो। लेकिन अब ये हट चुके हैं। और जो नई महिला बनी है उनके बारे में, उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा। जो नई महिला WTO की अध्यक्ष बनी है उनका आप लोग कमेंट बॉक्स में नाम बताइए, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि UNO की स्थापना कब हुई, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना हुई थी। और UN चार्टर एक्ट, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। UN चार्टर एक्ट कब साइन हुआ था? 26 जून 1945। और कितने कंट्री साइन की थी उस समय? 50 कंट्रीज, ठीक है गाइस। और बाद में पोलैंड, जो पोलैंड है उसने 15 अक्टूबर 1945 को साइन किया था। तो अगर पूछा जाता है कि UN चार्टर एक्ट पर सबसे लास्ट में साइन करने वाला देश कौन था, तो उसका आंसर हो जाएगा पोलैंड, ठीक है गाइस। सबसे लास्ट में मतलब साइन कौन किया था, तो लास्ट में सबसे साइन किया था पोलैंड। ये भी क्वेश्चन NTPC में पूछा गया। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। देखिए एड्स का फुल फॉर्म पूछा गया, तो ये तो सिंपल ही है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसमें क्या होता है, जो हम लोग की T सेल होती हैं, जो रक्षक सेल होती हैं, इनका ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है गाइज, ये खत्म हो जाती हैं T सेल, जिससे हम लोग की प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है, ठीक है गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया रेटिनॉल किस विटामिन को कहा जाता है, तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, विटामिन A को कहा जाता है। चलिए मैं एक आपको ट्रिक बताता हूँ। रक्त एक टॉफी, ठीक है गाइस। अब देखिए
रथ एक टाफी, ये एक ट्रिक से सभी विटामिन का रासायनिक नाम आपको मालूम चल जाएगा। देखिए र से होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल, और ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन ए का। थ से होता है थायमिन, थायमिन, और ये किसका रासायनिक नाम है? विटामिन बी का। ए से होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, और ये किसका रासायनिक नाम होता है? विटामिन सी का। और क से होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और ये किसका रासायनिक नाम हो जाता है? विटामिन डी का। और ई से हो जाता है ट से हो जाता है टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, और ये हो जाता है रासायनिक नाम विटामिन ई का। और फी से हो जाता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, तो ये हो जाता है रासायनिक नाम विटामिन के का। तो ये सभी विटामिन के रासायनिक नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा जिससे आपको याद रखने में आसानी हो। चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2019 के जनगणना के अनुसार शहरी और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना था। तो पहले आप लोग अगर परसेंटेज मालूम हो जाएगा आप लोगों को कि कितना परसेंटेज ग्रामीण जनसंख्या का था और कितना परसेंटेज शहरी जनसंख्या का था, तो आप लोग अनुपात तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, जो हम लोग की शहरी जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या है वो थी 31.16%, और जो ग्रामीण जनसंख्या थी, वो थी 68.84%। ये क्वेश्चन अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है। अगर शहरी जनसंख्या राज्य पूछा गया कि न कि यूनियन टेरिटरी, अगर ये पूछ दिया जाए कि सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या किस राज्य में है, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है परसेंटेज वाइज, ये जो जनसंख्या है ये परसेंटेज वाइज पूछा गया था, ठीक है गाइज, तो इसको कंफ्यूज मत करिएगा। परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और परसेंटेज वाइज शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है, तो उसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है गाइज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फ्रेंच ओपन सर्वाधिक किसने जीता है। तो देखिए, आप लोगों ने इसका आंसर हो जाएगा पहली बात तो राफेल नडाल, और इनका उपनाम है एक लाल मिट्टी का बादशाह, लाल मिट्टी का बादशाह। अब ये बताइए इनको ये उपनाम क्यों दिया गया। आप लोग जानते ही होंगे कि जो फ्रेंच ओपन होता है, फ्रेंच ओपन वो लाल मिट्टी पे खेला जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, लाल मिट्टी पे खेला जाता है। और लाल मिट्टी का बादशाह कहने का मतलब कि सर्वाधिक फ्रेंच ओपन कौन जीत रहा है, राफेल नडाल, राफेल नडाल। इसको लाल मिट्टी को इंग्लिश में कहते हैं क्ले कोर्ट, तो इसको भी जो इंग्लिश वाले हैं उनको आसानी हो जाएगी पढ़ने में, ठीक है। और मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे देता हूं जो पूछा गया। देखिए, एक चीज पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन सर्वाधिक किसने जीता है अभी तक। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, और विंबलडन, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन अगर कहा है तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नोवाक जोकोविक, ठीक है गाइज, ये मैं लिख देता हूं, नोवाक जोकोविक। अगर आपसे पूछ दे नोवाक जोकोविच कहाँ के खिलाड़ी हैं, वो हैं सर्बिया के। और विंबलडन सर्वाधिक किसने जीता है, वो जीते हैं रोजर फेडरर। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड, ठीक है गाइस। और इन्हीं के नाम पर 100 फ्रैंक का सिक्का, जो 100 फ्रैंक का सिक्का है स्वीडिश, जो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है गाइस। अगर आपसे पूछ ले कि राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल, तो ये हो जाएंगे स्पेन के,
ठीक है गाइज। तो ये सभी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था। देखिए कई लोगों से मैं बात किया तो उन्होंने बताया कि ये क्वेश्चन नहीं था, उसमें पूछा गया था कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर होगा परम 8000। ठीक है गाइस, अगर पूछ दे आपको कि दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका आंसर हो जाएगा CDC 6600। और इसका जो मेनू कौन निर्माता थे इसके, तो उसके निर्माता थे सेमर क्रे। तो इसीलिए क्रे, इनके नाम के कारण इसको क्रे सीरीज का कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है गाइज, तो आपसे अगर पूछ दिया जाए पहला कंप्यूटर किस सीरीज का, पहला सुपर कंप्यूटर किस सीरीज का सुपर कंप्यूटर था, तो उसका आंसर हो जाएगा क्रे सीरीज का सुपर कंप्यूटर था। ठीक है गाइज, और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, उनका नाम है विजय पांडुरंग भटकर। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत में, देखिए यही क्वेश्चन पूछ दिया गया कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय पी भटकर। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा विजय पी भटकर को भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कुछ इस प्रकार का था वो। देखिए BSE में कितनी कंपनियों का सूचकांक है, जो BSE है, पहले तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जान जाइए। इसको कहते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और BSE देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी जान जाइए, 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और इसमें कितनी कंपनियां इंक्लूडेड हैं, इसमें 30 कंपनियां इंक्लूडेड हैं। ठीक है गाइस, और इसी तरह से आपका निफ्टी होता है, निफ्टी। तो निफ्टी में कुल कितनी कंपनियां आती हैं, निफ्टी में 50 कंपनियां हैं। ठीक है गाइस, और निफ्टी का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, तो इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया मैडम क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया। देखिए इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया था, एक बार दिया गया था 2003 और एक बार दिया गया था 2011। तो 2003 में इनको दिया गया था फिजिक्स के लिए, और 2011 में दिया गया था केमिस्ट्री के लिए। ठीक है गाइस, तो देखिए इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया, एक बार 2003 में फिजिक्स के लिए, एक बार 2011 में केमिस्ट्री के लिए। जो फिजिक्स वाला है इन्होंने शेयर किया था अपने हस्बैंड पियरे क्यूरी के साथ, हाफ शेयर किया था। ठीक है गाइस, और इन्होंने ही पोलोनियम की खोज की थी। किसने, मैडम क्यूरी ने। और ये कहाँ की निवासी थी, पोलैंड की। तो पोलैंड की निवासी होने के कारण इस धातु का नाम पोलोनियम पड़ गया। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आंसर इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थापित की गई। तो ये आप लोगों ने नाम सुना होगा कि संगीत नाटक अकादमी, इसको काट लीजिएगा, संगीत नाटक एकेडमी। देखिए 2 एकेडमी है, इसके बारे में इसका स्थापना ईयर भी पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना की गई 1953 में, कहाँ पे, न्यू दिल्ली। और इसका हेडक्वार्टर है रविंद्र भवन के पास। रविंद्र भवन न्यू दिल्ली है, वही है, वहीं पर इसका हेडक्वार्टर है।
और एक पूछा जाता है ललित कला एकेडमी का स्थापना वर्ष। ललित कला अकेडमी का स्थापना वर्ष पूछा जाता है दोस्त, तो इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1954। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसमें नहीं होता है। देखिए ब्रेड फुलाने में तो आप लोग जानते ही होंगे कि सोडा का यूज होता है, तो यही आंसर हो जाएगा। और जल के शुद्धिकरण में हाँ होता है CaOCl2। आप लोग जानते हैं कि पहले कुएं होते थे तो उसमें पानी गंदा हो जाता था उसका, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जाता था, ठीक है। और ऑक्सीकरण एजेंट भी है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ब्लीचिंग पाउडर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन सही है कि इसमें यूज होता है। कपास के ब्लीचिंग में, तो ये तो ऑप्शन आप इसमें ब्लीचिंग लिखा है, ये तो ये भी हो जाएगा। यानी किसमें नहीं होता है, ब्रेड फुलाने में सोडा का यूज होता है, इसलिए ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा MK गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने इसकी स्थापना की, क्योंकि रोलेट एक्ट के विरुद्ध में। क्योंकि इसका लक्ष्य, क्यों किया इन्होंने, इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था रोलेट एक्ट के विरुद्ध में, विरोध में या विरुद्ध में। और रोलेट एक्ट कब आया था, 1919 में, ठीक है गाइस। इसमें ही कहा गया था नो अपील, नो दलील और नो वकील। ये ऐसा काला कानून था, इसको काला कानून भी कहते हैं रोलेट एक्ट को, जिसमें शक के आधार पर किसी को उठा लिया जाता था और यहाँ तक कि फांसी की सज़ा भी दे दी जाती थी। तो ऐसा एक काला कानून था, तो इसको काला कानून भी कहते हैं, ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक एक्ट किसे कहते हैं, तो रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट कहते हैं, ठीक है गाइस, या काला कानून कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, बांग्लादेश में जमुना किस नदी को कहा जाता है। देखिए दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक तो बांग्लादेश में जमुना, ये तो क्वेश्चन पूछ दिया गया किस नदी को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बांग्लादेश में जमुना और बांग्लादेश में ही पद्मा। दो क्वेश्चन है, जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को और पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को, ठीक है गाइज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया अकबरनामा किसने लिखा, तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल फजल। इन्होंने आईने अकबरी भी लिखा है। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि आईने अकबरी किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने ही आईने अकबरी लिखा है। इसके भी लेखक कौन थे, अबुल फजल, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया, ब्राजील में कहवा के मैदान को क्या कहते हैं, तो कहवा के मैदान जो होते हैं उसको कहते हैं फेजेंडा, ठीक है गाइस। और जो कहवा पोर्ट है, जो कहवा बंदरगाह है ब्राज़ील में, उसका क्या नाम है, जो कहवा बंदरगाह है उसको सेंटोस कहते हैं, तो दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये फेजेंडा हो गया कहवा के मैदान, फेजेंडा को कहते हैं कहवा के मैदान, और कहवा बंदरगाह किसे कहते हैं, सेंटोस को। तो ये आप लोग दिमाग में रखिएगा। और ब्राज़ील जहाँ पे 1992 का अर्थ समिट हुआ था, ठीक है गाइस, अर्थ समिट, उसको हिंदी में कहते हैं पृथ्वी सम्मेलन। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो उसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील में। और ब्राज़ील का शहर कौन सा था, रियो डे जेनेरियो, ठीक है गाइस। तो अगर आपसे पूछ ले कि अर्थ समिट सबसे पहला कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था ब्राज़ील के री डी जेनेरियो में, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और पहला 30th क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत 30 मई 1957 से 1957 को कहाँ से शुरुआत हुई थी, मेरठ से, ठीक है गाइस। तो इसमें
कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एक आप लोगों से पुस्तक पूछी गई कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसने लिखा है, ये बुक जो है किसने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर। और एक क्वेश्चन पूछा गया कि इसका तत्कालीन कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था 1857 की क्रांति का, तो उसका तत्कालीन कारण था कि अंग्रेजों द्वारा जो भारतीय सैनिक थे उनको जो चर्बी वाली कारतूस थी उसका प्रयोग करवाना। तो हिंदू जो कारतूस बनी थी या तो वो सूअर के मांस की बनी थी या तो वो गाय के मांस की बनी थी। तो हिंदू गाय के मांस को प्रीफर नहीं करते हैं, उसमें अवहेलना मानी जाती है हिंदू धर्म में। और जो मुस्लिम धर्म है उसमें सूअर के मांस को यूज नहीं किया जाता है। इसके कारण यह उसका तत्कालीन कारण बन गया, जिसके कारण मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। वहीं से सर्वप्रथम चिंगारी उठी थी। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कार्बन का अपर रूप कौन सा नहीं है। तो देखिए कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। और फुलरीन का एक और नाम होता है C60। तो इसको याद रखे रहिएगा, फुलरीन को C60 भी कहते हैं। तो ये 3 होते हैं अपर रूप कार्बन के। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। ये पूछा गया कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो देखिए स्विफ्ट भी होता है, स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ये मैक में। और मैक किसका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का। ठीक है गाइज, तो एप्पल में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है वो स्विफ्ट होती है। जावा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी है, C++ तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन ये जो C 4 बार प्लस लिख दिया है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई नहीं है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। C जो क्वार्टर बार प्लस आया है, जो 4 बार प्लस आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सा शामिल नहीं है। देखिए आनंद, इसका आंसर हो जाएगा आनंद भवन। पहले तो आंसर लिख लीजिए आप, आनंद भवन। ठीक है, अब देखिए ये जो सांची का स्तूप है, पहली बात सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। ठीक है गाइस, और सांची का स्तूप कहाँ पे है, रायसेन। सांची का स्तूप है छतरपुर, रायसेन में नहीं, छतरपुर, ये मध्य प्रदेश का एक जिला है। ठीक है गाइस, मध्य प्रदेश का एक जिला है। और सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया, अशोक ने। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब घोषित किया गया, 1989 में। ठीक है गाइस, चलिए अब भीमबेटका की गुफाओं की बात कर लेते हैं। तो जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, भीमबेटका की गुफा, तो भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र पाया जाता है, आप लोगों को मैं बताया ही था। और इसको धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, 2003 में। और अगर पूछे खजुराहो के मंदिर को धरोहर स्थल कब घोषित किया गया, इसको घोषित किया गया 1986 में। ठीक है गाइस, तो चलिए अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया जोड़ों के मध्य कौन सा फ्लूइड होता है। तो जोड़ों के मध्य जो तरल पदार्थ होता है उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। देखिए बायो से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बोन यानी हड्डी और हड्डी मतलब हड्डियों के बीच का जो ज्वाइंट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीगामेंट। और हड्डी और मांसपेशी, अगर हड्डी और मांसपेशी इसको कौन सा ज्वाइंट कहते हैं, इसको कहते हैं टेंडम। ठीक है गाइस, तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हड्डियों के बीच का जो ज्वाइंट होता है उसको लीगामेंट कहते हैं, और जो हड्डी और मांसपेशियों के बीच का ज्वाइंट होता है उसको टेंडम कहते हैं। और जो जोड़, जैसे हम लोग का घुटना है, तो यहाँ पे इसके बीच में जो फ्लूइड भरा है, जो तरल पदार्थ भरा होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा गया, इंस्पायर प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा आपका, इंस्पायर प्रोग्राम किस क्षेत्र से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान व प्रौद्योगिकी। विज्ञान
व प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका फुल फॉर्म होता है, ये भी लिख लीजिएगा कहीं, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। ठीक है गाइस, तो ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। और ये पूछा गया किस क्षेत्र से संबंधित है, तो उसका आंसर हो जाएगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एवं लिख दीजिए या वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एवं प्रौद्योगिकी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था। देखिए, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इनकोएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इनकोएस। और इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, ये कहाँ अवस्थित है, पहले तो देख लीजिए, हैदराबाद। और हैदराबाद में कहाँ, प्रगति मैदान। ठीक है गाइस, वहीं इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना कब की गई, इनकोएस की 1999 में। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। और इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर कौन है, हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है गाइस, तो डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के हेड हैं, या मिनिस्टर कह लीजिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की प्रोसीड करते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि, चलिए यहीं तक क्वेश्चन थे। तो गाइस, अगर हम लोग का लेक्चर, हम लोग की मुहिम आपको अच्छी लग रही हो, तो हम लोग के चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को फैलाइए। और हम लोग में जहाँ भी कमी हो रही हो, तो उसको सुझाव के माध्यम से आप लोग दूर करा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो जहाँ जहाँ कमी आप लोगों को लग रही है फ्लुएंसी में या कहीं भी, तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में पिन करिए। ठीक है गाइस, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।